असम्बली अब्दुर्रहीम राथर की क़यादत में असम्बली क़वायद व ज़वाबित पर तबादला ख्याल के लिए कमेटी का दूसरा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास का मकसद कानून साज असम्बली के लिए क़वायद व ज़वाबित और तरीक़ेकार तय करना था। बीजेपी के रहनुमा और MLA एडवोकेट RS पठानिया ने वाज़ेह किया कि आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली में हुकूमत हिंद के क़वायद नाफिज होंगे। ताहम उन्होंने वजाहत की कि ये वो क़वायद नहीं है जो जम्मू कश्मीर में हुकूमत चलाने के लिए बनाए गए हैं, बल्कि वो क़वायद मुख्तलिफ है। जम्मू कश्मीर सरकार को आए हुए तकरीबन 3 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी बिजनेस रूल्स पर अभी सहमति नहीं बनी है। हालांकि बिजनेस जो रूल्स कमेटी है उसकी आज दूसरी मीटिंग यहाँ जम्मू के सेक्रेटेरिएट में हुई है। इसमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पार्टियों के MLAs भी थे। बीजेपी की अगर हम बात करें तो RS पठानिया भी इसमें शामिल थे, एडवोकेट RS पठानिया जो कि बीजेपी के लीडर हैं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। ये जो बिजनेस रूल कमेटी मीटिंग हुई आज, रूल्स कमेटी ने पहली मीटिंग श्रीनगर में थी जो यही की है और अब दूसरी मीटिंग आज आपकी हुई है। क्या क्या मोटा निकल के सामने आया है और किस तरह से आप आगे इस चीज को बढ़ रहे हैं? मीटिंग में आखिर क्या हुआ? जम्मू कश्मीर आज एक बड़े निर्णायक मोड़ पे है। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। उस 5 अगस्त 2019 के बाद लेकिन जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उस विधानसभा में कोई नए रूल की स्थापना की नहीं गई है। वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा रियासत वाले रूल्स के साथ ही चलती है। अब जब तक नया रूल ना बने तब तक इस असेंबली को, स्पीकर साहब को अथॉरिटी है कि उस असेंबली रूल्स ऑफ प्रोसीजर को माइनर अडॉप्टेशंस और उसकी मॉडिफिकेशंस करके हम उसे चलने लायक इसमें बनाएं। आज इस पर चर्चा की गई। सबसे पहले तो उस रूल्स में जहाँ तक जम्मू कश्मीर के संविधान की बात कही गई है, जम्मू कश्मीर का संविधान अब है नहीं और हम सब ने पहली बार 90 के 90 विधायकों ने जम्मू कश्मीर ने भारत के संविधान के तहत शपथ उठाई है और उस जम्मू कश्मीर को संविधान को उठा के भारत का जिसे कहते हैं संविधान लिखा जाए और उस भारत के संविधान के साथ साथ जो छोटे मोटे माइनर मॉडिफिकेशन, अडेप्टेशन, उसके ऊपर चर्चा होगी। ये फैसला लिया गया है और वो जल्द ही वो जो होगा, जो माइनर मॉडिफिकेशंस और अडेप्टेशंस, वो हाउस में जिसे कहते हैं अप्राइज की जाएंगी जैसे ही सेशन शुरू होगा और हाउस इसमें अपना पूरा जिसे कहते हैं एकमत देके उस रूल्स ऑफ प्रोसीजर को नए तरीके से बनाएगा और अल्टीमेटली सरकार को, केंद्र सरकार को, विशेषकर लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक नया रूल्स ऑफ प्रोसीजर बनाने की अथॉरिटी है। वो उसमें जब बनाएंगे तब तक देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल हम इसको माइनर अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन के साथ इम्प्लीमेंट करें कि कम से कम हम ये एज पर रूल, एज पर लॉ जो माइनर मॉडिफिकेशन और अडेप्टेशन हम कम से कम अपने आप को जिसे कहते हैं फोकस करें और इस फोकस के साथ साथ हम रेलेवेंट बात करें, हम रेलेवेंस से बाहर नहीं जाएं और विशेषकर ये भी अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा जिसमें राष्ट्र विरोधी, जिस पे जम्मू कश्मीर विरोधी, जिस पे समाज विरोधी जिसे कहते हैं कि नैरेटिव चलाने की बात की जाती, कम से कम जम्मू कश्मीर की विधानसभा ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा जरिया ना बने जम्मू कश्मीर की विधानसभा जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों या जम्मू कश्मीर के चुने हुए नुमाइंदों पर जिसे कहते हैं को बात तो आया है, लेकिन मुझे लगता है कि कानून साज असेंबली है, कानून बनाने वाले लोग हैं, कानूनी और आईनी ही जिसे कहते हैं बात करें जिसकी उनकी भी इज्जत रहे, हाउस की भी इज्जत रहे। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने NC हुकूमत को चैलेंज किया कि वो इंतखाबात से कब्ल किए गए वादे पूरे करे और कश्मीर में सेटेलाइट कॉलोनियों के क़याम को रोके। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत में जम्मू सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है और जम्मू के अवाम को अपनी आवाज़ बुलंद करके जम्मू सियालकोट रोड की बहाली का मुतालबा करना चाहिए ताकि तिजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिले। महबूबा मुफ्ती ने अपने वालिद और जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 9वीं बरसी के मौके पर उन्हें शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। महबूबा ने बिजबिहाड़ा अनंतनाग में मुफ्ती मोहम्मद सईद की कब्र पर हाजिरी दी और इज्तिमाई दुआ में शिरकत की। इस मौके पर कई PDP रहनुमा भी उनके साथ मौजूद थे जिन्होंने मरहूम रहनुमा को गुलहाए अक़ीदत पेश की। मेरी गुजारिश है आज की सरकार से, तो जो आपके पास 50 सीटें हैं, आपने जो लोगों से वादे किए हैं, जेलों में हमारे नौजवान बंद हैं, रिजर्वेशन हमारे नौजवान खून के आंसू पी रहे हैं, इसका इलाज करो। ये सैटेलाइट टाउन किसके लिए बन रहे हैं, इसको रोको। इसलिए PDP
वाहिद सा जमात मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जमात या नक्श कि कशीर मुसीबत मज कर जमिस क्या हाल मुफ्ती साहब वजाव एक दो दपयानी वत त्रई यल जम्मू सियासत को भी छोड़ दो क्यों आज जम्मू का कारोबार ठप हो गया है। कश्मीर में बागात है, कश्मीर में टूरिज्म है, जम्मू में कुछ नहीं है। अगर वो रास्ता खुल जाता है, मैं दिल्ली वालों से कहती हूँ, मैं बीजेपी वालों से कहती हूँ, मैं जम्मू के लोगों से कहती हूँ, निकलो सड़कों पे, बोलो उनको हमारा जम्मू सियालकोट रास्ता खोल दो ताकि जम्मू की बासमती पहुंच जाए, चाहे जम्मू के कारखानों का सामान पहुंच जाए और जम्मू की जो हालत इस वक्त है वो इस हालत से बाहर आ जाए। 47 में इल्हाक मुफ्ती साहब उसको पढ़ते थे, रायशुमारी मुफ्ती साहब को मालूम नहीं था, मगर मुफ्ती साहब ने हमेशा एक बात कही, भाई मेरे कलंदर तिनेरी कलंदर ये हिंदुस्तान में बेहद हिंदुस्तान तभी सिंधु अमन तभी सिंधु नूर मुफ्ती साहब इनकार कर दिया। उमर साहब बनाए ना सरकार जिसका दास मंगो फेक एनकाउंटर आसिया नीलोफर हालात के खराब उमर साहब ने कहा इसका निकाती का इस हालात के खराब। चलिए आगे बढ़ेंगे। कटरा में सीआरपीएफ के एएसआई राम प्रसाद ने खुदकुशी कर ली। राम प्रसाद ने खुद को गोली मार ली। इसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। एएसआई राम प्रसाद पटना के कपना गांव के रहने वाले थे। ये वाकया बटालियन कैंप के अंदर पेश आया। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस और सीआरपीएफ के आला अफसरान मौके पर पहुंच गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। माता वैष्णो देवी के ताराकोट मार्ग पर स्थित सीआरपीएफ की पोस्ट पर आज सुबह एक गोली चलने की आवाज़ सुनाई देती है और पुलिस की टीम जब यहां पर पहुंचती है तो ये मालूम पड़ता है कि एएसआई राजनाथ प्रसाद, जो कि जिनकी उम्र 55 वर्ष, बिहार पटना के ये रहने वाले थे और 6ठी सीआरपीएफ बटालियन में अपनी सेवाएं दे रहे थे। इनकी छाती पर जो है वो इनकी ही सर्विस राइफल से जो है वो गोली लग जाती है। पुलिस ने जो इनिशियल इंक्वायरी है उसमें बताया है कि इनकी ही सर्विस राइफल से इनकी छाती पर गोली लग जाती है, यानी कि या तो इन्होंने खुदकुशी की या फिर एक्सीडेंटली ये फायर हुआ, जिसके बाद इन्हें जो है वो सीएचसी कटरा में ले जाया गया और उसके बाद इन्हें जो है वो वहाँ पर मृत घोषित किया गया। पुलिस की तरफ से जांच जो है वो की जा रही है और इस समय भी अगर हम बात करें तो पुलिस की एसएसपी रियासी की क़यादत में जो है वो टीम बनाई गई है जो कि इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। लेकिन ये एक बहुत ही दुखद खबर है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, रियासी, कटरा। चिनाब वैली में हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल रात धर्मशाला के पनी नाला में एक लोड करियर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। गाड़ी का ड्राइवर मोड़ पर काबू न रख सका और गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। जख्मियों को फौरी तौर पर सीएचसी ठाठरी मुंतकिल किया गया, जहां 2 अफराद को मजीद इलाज के लिए जीएमसी डोडा रेफर किया गया। इनमें से एक नौजवान साहिल हुसैन वल्द जावेद इकबाल, जो धर्मशाला का रिहायशी था, जख्मों की ताब न लाते हुए जीएमसी डोडा में चल बसा। 2 दिन पहले किश्तवाड़ के पाडर में पेश आए एक और हादसे में 4 अफराद मौके पर ही जा बहक हुए, जबकि 2 अफराद लापता हो गए थे। मुसलसल ऑपरेशन के दौरान आज दोनों लाशें चिनाब से बरामद कर ली गईं। डीसी किश्तवाड़ राजेश शिवन और एमएलए पाडर सुनील शर्मा की क़यादत में मकामी अफराद और जिला इंतजामिया ने यह कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया। 3 दिनों में 6 लाशें बरामद की जा चुकी हैं। ये किश्तवाड़ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पे द्राबशाला तहसील का एक मकाम है, पानी नाला, वहाँ ये लोड कैरियर हादसे का शिकार हुआ है, जिसमें 3 लोग सवार थे। 3 में से तीनों लोग जख्मी थे। उनको रेफर किया गया सीएचसी ठाठरी के लिए। उसके बाद उन्हें 2 जो क्रिटिकल इंजर्ड थे उनको जीएमसी डोडा के लिए रेफर किया गया। वहाँ उनका ट्रीटमेंट जब चल रहा था तो उसमें एक साहिल हुसैन सनब जावेद हुसैन जो है जख्मों की ताब में लाकर चल बसा और उसके बाद जो एक और जख्मी है जो
जो जेएमसी डोडा में इस वक्त जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है। उसके बाद अगर बताया जाए तो जो 2 दिन पहले पाउडर ठाठरी में जो एक्सीडेंट कैंपर का हुआ था, उसमें 4 लोग की डेड बॉडी निकाली गई थी। उसके बाद जो है 2 लोग मिसिंग थे, उसमें एक ड्राइवर जिसका नाम बताया अश्विनी कुमार जो है उसकी डेड बॉडी कल मिली, और आज जो है नवरत्न सिंह जो है उसकी डेड बॉडी आज मिली। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हेडेड बाय राजेश कुमार चौहान ने और एमएलए पाउडर नागसेनी ने एक बहुत मैन हंट चलाया हुआ था, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ था, मैसिव रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके बाद ये 2 डेड बॉडी जो है निकालने में कामयाब हुए। लिंक रोड से जो रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करती हैं उनमें क्रैश बैरियर्स लगाए जाएं, स्पीड बैरियर्स लगाए जाएं, लेकिन अभी तक सिर्फ 30% क्रैश बैरियर्स और स्पीड बैरियर्स यहाँ लगाए गए हैं, जिससे आज आप देख रहे हैं विंटर सेशन चल रहा है और आप देख रहे हैं कि आईसी रोड बनी हुई है, स्लिपरी कंडीशंस है, जिससे हादसा ज्यादा रोनमा हो रहे हैं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। गुलमर्ग की गंगडोरी और अफरोड चोटियों पर इसकी पेट्रोलिंग टीम ने इसके ट्रैक को इसकी के लिए तैयार करने के मॉक ड्रिल की। इस दौरान इसकी पेट्रोलिंग टीम बर्फबारी तूफान से बचने के लिए बर्फ में ऐसे मकामात पर धमाके किए जाते हैं ताकि इसकी के लिए राह हमवार हो सके और ये देखा जा सके कि ऐसी सूरत हाल से बर वक्त कैसे निपटा जा सकता है। इसी दौरान एक बर्फानी तूफान आया। न्यूज़ 18 के साथ बात करते हुए स्नो सेफ्टी ऑफिसर एफ इसकी पेट्रोलिंग टीम गुलमर्ग ब्रेन न्यूमैन ने कहा कि ये कोई बर्फानी तूफान नहीं था बल्कि ये धमाके से आया है। To distinguish what happened today is artificially triggered avalanches. Natural avalanches are those that come out of the mountain region, specifically under storming or uninitiated conditions. So what we typically see natural avalanches happen, it is during a storm where Mother Nature is applying the load to trigger avalanches, in the same way that today artificially triggering avalanches, the load is provided through the explosives. न्यूज़ 18 में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। मैं कोंगडोरी पीक पर हूं और जैसा कि आपने सुना है कि कोंगडोरी पीक पर एवलांच आया है और मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि ये एवलांच जो है ये सिर्फ एवलांच मिटिगेशन के दौरान आया है और जब ब्लास्टिंग होती है, जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ से, ये जो अफरवट की पीक है या जो कोंगडोरी की पीक है, इसमें जो ग्रीन और एरियाज़ होते हैं या रेड एरियाज़ होते हैं, ग्रीन जोन होते हैं, इनमें यहाँ पे जो टूरिज़म पेट्रोलिंग टीम होती है जिनका हेड होता है जो फॉरेनर है, न्यू ब्रेन जो है, वो उनकी सरबराही कर रहे हैं कि इसमें हर साल जब ही बर्फबारी होती है तो यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है इन चोटियों में, जहाँ पे यानी स्कीइंग के ट्रैक जो होते हैं उनमें एवलांच किए जाते हैं, ये ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि वहाँ से स्की के दौरान एवलांच से बचाया जा सके। क्योंकि हमने गुज़श्ता सालों भी हमने देखा है कि एवलांचेस आए हैं जिसमें पिछले साल भी कई जान जो है चले गए हैं, फॉरेनर स्कीयर जो है जिनकी डेथ हुई है। और यहाँ पे ये हर साल ये मॉक ड्रिल होती है और ये एवलांच मिटिगेशन होती है, फिर उसमें क्लियर किया जाता है और जो रास्ता है उसको हमवार किया जाता है स्कीइंग करने के लिए। जो भी फॉरेनर्स आते हैं स्की करने के लिए और जो भी यहाँ पे लोकल लोग जो हैं स्की करने आते हैं, इन्हीं चोटियों पर वो पहले ऊपर चले जाते हैं, फिर स्की करते हैं, फिर यहाँ से नीचे चले जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ स्कीयर्स हैं, वो चले जाते हैं ऊपर, फिर स्की करते हैं। और इसी रास्ते को हमवार बनाने के लिए ये जो ब्लास्टिंग की जाती है, इन जगहों पे ब्लास्ट किए जाते हैं ताकि रास्ता हमवार हो जाए, रास्ता क्लियर हो जाए, ताकि कल जाके जो स्कीयर्स आएंगे वो बगैर खौफ खतर के वो स्की कर सकें। इसलिए जो स्की पेट्रोलिंग टीम को दाद देनी चाहिए, क्योंकि हर साल वो कोशिश करते हैं इन्हीं चोटियों में जाकर अपनी यानी जान की बाजी खेलकर और अपनी जान हथेली में रखकर इन चोटियों में जाते हैं और स्कीयर्स के लिए ये रास्ता हमवार करते हैं। ये नहीं कि कोशिशों का नतीजा होता है कि हज़ारों की तादाद में जो स्कीयर्स हैं जो फिर एथलीट बनते हैं और वो इन्हीं रास्तों पर स्की करते हैं। ये इन्हीं की वजह से है जब ये रास्ते जो है हमवार करते हैं, तैयार करते हैं स्की करने के लिए। और इसलिए अब जब कल से या परसों से जब स्की स्टार्ट होगी, यहाँ से काफ़ी तादाद में स्कीयर्स आएंगे, वो यहाँ से स्की करेंगे। और न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कोंगडोरी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए।
को सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके 7.1 थी भूकंप की तीव्रता। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। कोरोना जैसे चीनी वायरस के भारत में 6 केस, कर्नाटक तमिलनाडु में 2 और बंगाल। वजीर सेहत सकीना इत्तू ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग का अचानक दौरा किया, सेहत खिदमात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। इनके साथ डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद और चीफ मेडिकल ऑफिसर अनंतनाग भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान सकीना इत्तू ने खित्ते में सेहत के मेयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की अज़्म को उजागर किया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों की निगहदाश्त के मेयार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारा मकसद हर शहरी को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। अक्सर बेशतर हम चाहे वो जंगलात मंडी हॉस्पिटल हो, चाहे पुलवामा हो, शुपयान हो या बाकी के जो एरिया के हॉस्पिटल्स हैं, काजीगुंड हो या दूर दराज इलाकों के हॉस्पिटल हो, ताकि जो हमारा पेशेंट केयर है उसको सही किया जाए और सबसे बड़ी बात जो है अकाउंटेबिलिटी पैदा हो सके, ताकि लोगों के लिए जो फैसिलिटी सरकार ने रखी है वो फैसिलिटी लोगों को जो है उससे फ़ायदा मिल सके। जहाँ तक ये जो एडिशनल ब्लॉक का कंस्ट्रक्शन चल रहा है ये बहुत देर से पेंडिंग है और हमने कोशिश की है इन 2 महीनों में कि जितना जल्द हो सके ये हैंडओवर हो जाए ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। इस सरकार की कोशिश यही है, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और इसमें पेशेंट केयर के लिए कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। पेशेंट केयर में अगर कहाँ पे भी हमें कंप्रोमाइज़ दिखेगा उसमें हम जो है छोड़ नहीं सकते हैं, उसमें लापरवाही हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोरोना की तरह ही देश में HMPV के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। कल बेंगलुरु में इस चीनी वायरस का पहला मामला सामने आया था, जिसके 24 घंटे के अंदर ही देश में अब तक 7 नए केसेस सामने आ चुके हैं। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक में 2-2 केस सामने आए हैं। वहीं गुजरात के अहमदाबाद में भी HMPV वायरस का एक मरीज मिला है। तो उधर मुल्क में नए वायरस के बढ़ते मामलात के बाद ICMR हरकत में आ गया। अस्पतालों में HMPV की जांच शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर हुकूमत भी चौकस नजर आ रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के BSAL लैब के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप ने जम्मू में न्यूज़ 18 से बातचीत की। डॉक्टर संदीप ने कहा कि छोटे बच्चों और बूढ़ों को HMPV का सबसे ज़्यादा खतरा है। उन्होंने कहा कि ICMR की हिदायत पर अमल करते हुए इस वायरस का पता लगाने के लिए जम्मू में भी जांच शुरू कर दी गई है। उन्होंने लोगों को इस वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा भी दिया। HMPV वायरस के केसेस ने भारत में दस्तक दे दी है। बेंगलुरु में 2 केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। उसके बाद अब नई जो गाइडलाइंस हैं ICMR की वो दी गई हैं विभिन्न जो अस्पताल हैं देश के, और क्या कुछ तैयारियां जम्मू में हैं हम जानेंगे। डॉक्टर संदीप डोगरा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, HMPV को लेकर लोगों में काफ़ी जो है एक तरह से कन्फ्यूजन भी है, क्या कैसा है, क्या वायरस है ये और कितना ये घातक हो सकता है लोगों के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि जम्मू में हमारी किस तरह की तैयारियां हैं। देखिए, अगर हम वायरस की बात करें तो ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो अमूमन इस मौसम में
फ्लू जैसे जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको कॉज करता है। नया नहीं है, मैं बिल्कुल ये आपको क्लियर करना चाहूँगा कि पहले हम इसके बारे में जानते हैं, पहले भी ये टेस्ट में पॉजिटिव आता रहता है और इसी मौसम में आता है, और अकेले नहीं आता, इसके साथ और भी बड़े सारे वायरसेस हैं जो सारे के सारे इस तरह की क्लिनिकल पिक्चर कॉज करते हैं। ये मौसम सर्दी में वायरसेस के लिए अच्छा रहता है, इसलिए वो जल्दी इसमें फैलते हैं और अपना जो उनका जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। बात करेंगे अगर कि हम अभी क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो इसके लिए मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा कि कोविड में जो हमने सीखा, आज उसका जो रिस्पांस है वो आप वाकई फर्स्ट मतलब उसको देख रहे हैं कि कितने फास्ट रिस्पांस जो है वो हम जो एक्चुअली हो रहा है समय। तो कैपेसिटी की बात करें तो एक बहुत ही रोबस्ट सर्विलेंस मैकेनिज्म इस समय इंडिया में चल रहा है, इस तरह के वायरसेस को पहले ही पकड़ने के लिए कि वो कल को कोई बड़ी दिक्कत ना करें। जो केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं ये उसी सर्विलेंस मैकेनिज्म का रिजल्ट है, और सर्विलेंस मैकेनिज्म में हम इसकी टेस्टिंग जो होती है, जब तक आप किसी को ढूंढोगे नहीं आपको वो चीज़ मिलेगी नहीं। अब हम एक्टिवली इस वायरस को ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि चाइना में इसके जो ट्रेंड्स थे वो एक छोटे से पीरियड में काफ़ी जल्दी उसका प्रोग्रेशन देखा गया, और उसी से लीड लेते हुए और पिछली सीख को याद रखते हुए हमारे कंट्री में भी अब इसकी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जो है वो एनहांस की जा रही है, हर एक जगह पे टेस्ट की फैसिलिटी स्टार्ट की जा रही है, और उसके बाद हमें पता लगेगा कि इसका एक्चुअली फैक्चुअल स्टेटस क्या है। तो एक या दो केसेस से आने से डरने की बात नहीं, ये केस बड़े लक्षण क्या हैं, क्योंकि इस वक्त ठंड का मौसम है और लक्षण फ्लू जैसे लक्षण जैसे आपने बताया है या अमूमन देखने में आते हैं, तो कैसे ये डिफरेंशिएट किया जाए इसको? हर एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, चाहे वो ह्यूमन मेटानीमो हो या इन्फ्लुएंजा हो या एडिनो हो, इन सब के सिम्टम्स जो होते हैं ये सेम ही रहते हैं, जिसमें कि सरदर्द हो सकता है, आपको बुखार हो सकता है, आपको नाक से पानी आता है करके, बॉडी एक्स मतलब हो सकती हैं, ये सब के सब कॉमन आपके फीचर रहते हैं। और 80 to 90% ये वाले जो इन्फेक्शन होते हैं सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, यानी कि अपने आप ही ठीक हो जाते हैं, आगे बढ़ने की उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है, छोटे बच्चे हो गए मान लीजिए, या बुज़ुर्ग हो गए, या प्रेग्नेंट वुमन हो गई, या फिर कोई ऐसा जिसको कोई बीमारी है, उन लोगों में इस तरह के जो वायरसेस होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। डोडा में एक ई-कॉमर्स डिलीवरी दफ्तर में चोरी का एक बड़ा वाकया पेश आया। चोरों ने रात के वक्त पिछले दरवाजे से दाखिल होकर नकदी, मोबाइल फोन और दीगर कीमती अशिया चुरा ले गए। तकरीबन 70 से 80 हज़ार रुपये की नकदी और नए मोबाइल फोन लूट लिए गए। सुबह दफ्तर खुलने पर पिछला दरवाजा खुला हुआ पाया गया। डीएसपी अजय आनंद और इनकी टीम मामले की तहकीक कर रही है। मैंने शटर खोला, शटर उठाया तो मैंने देखा दरवाज़ा खुला हुआ था। फिर मैं पास से देखा, मैंने जाके तो वहाँ पे देखा ये सारा टूटा। फिर मैंने सेफ की तरफ नज़र मारी जहाँ पे हम कैश वगैरह रखते हैं, वहाँ गया, मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे सारा वो सेफ ही ले गए थे। तो फिर मैं उठा, फिर मैंने पहले ही अपने मैनेजर साहब जो भी हमारे जम्मू की, मैंने सबको कॉल की, इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे हो गया ऑफिस में। फिर उन्होंने बोला कि नहीं आप जाओ तो पहले कंप्लेंट करो, पुलिस स्टेशन में जाके आप कंप्लेंट करो। फिर मैं वहाँ गया, एफआईआर ये वो कटा के सब कुछ, एसएसपी साहब, एसआई साहब सारे आ गए। सिर्फ पैसा लिया है और कुछ नहीं लिया, किसी चीज़ को नहीं छेड़ा है, मगर आके तो सिर्फ पैसा लिया है, और जो सेफ जिसमें हम पैसे रखते हैं वो सारा ही लेके गया। ये हमें नया ही देखने को मिल रहा है कि ऐसा चीज़ हो रहा है यहाँ पे हमारे रोडा में। हम खुद परेशान हैं ये सोच के कि यार ये भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो पूरा महला है, यहाँ पे आसपास देखो कोई सारे घर हैं, बीच में आके कोई चोरी करे रात को, तो ये हैरानगी वाली बात। पुंछ जम्मू कौमी शाहरा पर वाक़े गांव दिलेरा में एक दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया। तेज़ रफ्तार नामालूम गाड़ी ने एक 70 साला बुजुर्ग मोहम्मद बशीर वल्द मोहम्मद साई को टक्कर मार दी, जो नमाज के लिए मस्जिद जा रहे थे। हादसे के बाद ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हो गया। पुलिस और मकामी लोगों की मदद से तलाश को पुंछ के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। अवाम ने पुंछ जम्मू शाहरा पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। अभी मॉर्निंग में 9 बजे के करीब वो एक्सीडेंट हुआ दलेरा के मकाम पर। ये जो डिजीज़ है ऑन स्पॉट इनका अकॉर्डिंग टू सोर्सेज की डेथ हो गई। तो इनका नाम है मोहम्मद बशीर सन ऑफ
लेट साईं रेजिडेंट ऑफ खंडेतर हैं। एज इनकी 77 ईयर्स है। तो जब यहाँ पे लाए तो ये थोड़ा डेड थे। तो जो भी है इनके जो भी हमने अपनी कार्रवाई करके इनको वापस भेज दिया है। सुबह नमाज पढ़ने के लिए इनके घर के साथ में ही मस्जिद है दलेरा खनेतर पेट्रोल पंप के पास। तो ये नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि पुंछ की तरफ से वो गाड़ी गई है, बहुत ज़्यादा स्पीड में थी जो गाड़ी। तो उसने इनको हिट किया, ये गिर गए क्योंकि अकेले थे, घर वालों को भी नहीं पता चला। तो सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वहाँ पेट्रोल पंप पे, तो शायद उसमें कोई पिक्चर कैद हुई हो। तो ये वहाँ पड़े रहे। 10-15 मिनट बाद जब पता चला बेटा गया, आए अंदर नहीं आए तो देखा तो वहाँ डेड पाए गए ये। तो इनका काफ़ी सारा खून बहा है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही है कि जो ये खासकर जो ट्रक आते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम जम्मू से पुंछ या पुंछ से जम्मू की ओर जाते हैं, और ये गाड़ियां जो 2x3 जो गाड़ियां हैं, ये खसूसी तौर पर ये गाड़ियां बहुत स्पीड में होती हैं। ऐसे भी नोटिस में हम देखते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में गुजारिश करूंगा कि इन पे थोड़ा सा लगाम लाएं ताकि ये जो ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं, ये इंसिडेंट बचें। ये किसी लिमिट में गाड़ी चलाएं, जितनी चलानी है देख सुन के चलाएं। सुबह एक तो थोड़ा बहुत अंधेरा भी होता है, तो ये इनके ऊपर से स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से ये इंसिडेंट हो गया, एक कीमती जान चली गई। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। ने जो टर्म लाइफ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी की इंडिया गेट का नाम भारत माता द्वार करने की मांग, पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। संभल हिंसा मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी, आरोपी को हथियार के साथ किया गया गिरफ्तार। उत्तर भारत में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके 7.1 थी भूकंप की तीव्रता। नेपाल में था भूकंप का केंद्र। कोरोना जैसी चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में हालात बेहतर होने के साथ ही सयाहों की बड़ी तादाद यहां का रुख कर रही है। खासतौर पर वो लोग जो पहली बार कश्मीर और गुलमर्ग की खूबसूरती को देखने आए हैं। यूपी से आए एक जोड़े ने गुलमर्ग की हसीन वादियों में अपनी शादी की सालगिरह मनाई और यहाँ के हसीन मनाजिर का लुत्फ उठाया। दिलचस्प बात यह कि कुछ ऐसे सयाह भी हैं जो यहाँ की कुदरती खूबसूरती और कश्मीरी अवाम की मेहमान नवाजी से मुतासिर होकर हर साल यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं आपका खैर मतलब मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। जब गुलमर्ग की बात करते हैं, बहुत सारे लोग, कुछ लोग वेडिंग शूटिंग के लिए आते हैं, कुछ लोग हनीमून मनाने के लिए आते हैं, और कुछ लोग जो उनकी शादी की एनिवर्सरी होती है वो मनाने के लिए यहाँ आते हैं। और आज हमारे साथ ये लोग हैं और ये भी आज यहाँ पे मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए आते हैं। जी बताएं, कब आपने ये सोचा था कि हम गुलमर्ग में ये मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे? 2-3 महीने पहले मैंने सोच लिया था, और हम लोग यूपी बदायूं से हैं और आज हम अपनी 28वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाने के लिए आए हुए हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सोचा भी नहीं था कि जाएंगे हम वहाँ पे। अच्छा, वो आपने हस्बैंड ने बताया कि हम यहाँ मैरिज एनिवर्सरी मनाएंगे या आपने? नहीं, बेटे ने ये सरप्राइज दिया है। अच्छा, हाँ बेटे ने दिया है। एक्चुअली हमारे बेटे बच्चों ने सरप्राइज दिया, हमारे बच्चों ने। अच्छा अच्छा, हाँ, मैरिज एनिवर्सरी का प्लान उन्होंने किया था यहाँ। तो इससे पहले आपने कहाँ पे एनिवर्सरी मनाई थी? ऐसा कोई खास जगह नहीं, लेकिन हिल स्टेशन पर पहली बार आए हैं। ये खास जगह आज मिली? खास जगह आज हमको आज पहली बार मिली है और बहुत ही एंजॉय करा हमने, बहुत ही मजा आया। वापस जाने का मन कर रहा है? नहीं कर रहा। मैम आप बताएं, वापस जाने का मन? नहीं। अगर गवर्नमेंट हमको कह दे कि यहाँ पर आप जमीन ले सकते हो तो हम यहीं बस जाएं। अच्छा अच्छा, तो नाज़रीन आपने सुना है कि किस तरह से इनके अंदर खुशी पाई जा रही है कि ये कह रहे हैं उनकी 28वीं जो मैरिज एनिवर्सरी है वो उन्होंने यहाँ पे मनाई है और इन गुलमर्ग की इन हसीन वादियों में। और इस तरह ये रिकमेंड करते हैं लोगों को वो आए और यहाँ आए, इन खूबसूरत वादियों का लुत्फ लें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कांगड़ोरी गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा।
तो उधर गुरेज में कल भारी बर्फबारी के बाद आज फिर एक बार धूप निकल आई, जबकि बर्फबारी की वजह से बांडीपुरा गुरेज रोड पिछले 5 दिन से आमदोरफ्त के लिए बंद पड़ी है। एक जानिब जहां बेकन इस सड़क को ज्यादा से ज्यादा देर तक खुला रखने की कोशिश में लगी है, वहीं मकामी लोग मुतालबा कर रहे हैं कि सरहदी खित्ते के लिए फ़ज़ाई सर्विस शुरू की जाए ताकि रोड बंद होने की सूरत में लोगों को किसी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि सड़क राब्ता बंद होने की वजह से मौसम सरमा में वादी के बाकी सरहदी इलाकों की तरह गुरेज के लिए भी फ़ज़ाई सर्विस चलाई जाती है। बड़ी अफसोस की बात है, जो हमें हवाई सर्विस होती थी वो नवंबर में हमें अप्रूवल होता था उसका, क्योंकि हम बॉर्डर इलाके रहने वाले हैं। बर्फ़ हमें इधर 2 फुट 4 फुट 10 फुट भी कभी बर्फ़ पड़ती है, मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, आवाम को सहूलत होती थी। मैं भी एक सरपंच हूँ, मैं भी एक सरपंच रहा। हमने भी जब अपने दौर में गवर्नमेंट से अपील की तो हमें हर फैसिलिटी मिली, मगर अफसोस की बात है इस साल हमारी कोई गवर्नमेंट कोई गौर किसी चीज़ की गौर नहीं करता है। हमारी हवाई सर्विस जहाज का था, अब तक उसका पता ही नहीं है कब आएगा। कभी बोलते हैं 1 जनवरी को आएगा जहाज, कभी बोलते हैं 15 जनवरी को आएगा जहाज। अचानक पेशेंट होता है अस्पताल में, वो कहाँ जा सकता है। जिला पुलवामा के लैलाहार इलाके में नाले रोमशी पर पुल को साल 2014 के सैलाब से काफ़ी नुकसान होने से जहां ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद की गई थी, ताहम वहां तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी पुल का तामीराती काम नहीं किया गया, जबकि इस पुल की अहमियत ज़िला पुलवामा में काफ़ी है, जो कि काकपुरा तहसील के लैलहारा और इससे मुत्तसिल 15 देहातों को मिलाने वाला वाहिद रास्ता है, जबकि पुल से पुलवामा के कई देहात का श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह से भी मिलाने वाला अहम रास्ता है। अगरचे पुल के मुतबादिल के लिए R&B पुलवामा ने छोटी गाड़ियों के लिए आर्जी डाइवर्जन बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी आर्जी डाइवर्जन पर बड़ी गाड़ियां चलती हैं, जिससे कभी भी कोई हादसा होने का खदशा बना रहता है। ये ब्रिज लैलहारा काकापोरा को जोड़ता है, इसके साथ साथ नेशनल हाईवे 44 को जोड़ता है, अवंतीपोरा पुलवामा पांपोर जो काकापोरा से रास्ता जाता है श्रीनगर को, उससे जोड़ता है। करीब करीब 15-16 विलेज जो हैं इस तरफ लैलहारा, बांडीपोरा, गुरपुरा, मोहनवीजी, बहुत सारे गांव हैं जो सफ़र कर रहे हैं। एटलीस्ट 30-40 हज़ार लोग सफ़र करते हैं। इससे पेशेंटों को तकलीफ़ होती है, आने जाने में तकलीफ़ है। लोड गाड़ियां जो हैं, माल गाड़ियां होती हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। 2014 में इसका डैमेज हुआ और जब से अब बस चंद हफ्ते पहले इसका काम शुरू हुआ है। उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला इसका काम शादुमत से जारी रहे, वक्त मुकर्रर पर कंप्लीट हो जाए, ताकि लोगों को जो है इससे फ़वाइद जो जुड़े हैं वो मिल सकें। ये ब्रिज इस पे काम चल रहा है, एजेंसी काम कर रही है। एक साइड का हमने पाइलिंग और कैप डाल दी है, बिकॉज ऑफ सम लो टेम्परेचर हमने उस दूसरे साइड में काम अभी रोक के रखा है। होपफुली विद इन कपल ऑफ डेज विल स्टार्टेड। इसमें और एक दिक्कत आई थी कि हमारी वहाँ से हाई टेंशन लाइन जा रही थी, वो हाई टेंशन वाली पब्लिक की वहाँ पब्लिक ने थोड़ा ये किया था, रजिस्ट किया था, उसको शिफ्ट करने नहीं दे रहे थे। बट ड्यू टू द उसमें फिर हमने DC साहब से भी उन्होंने भी इंटरव्यू किया इसमें। दैट हैज़ बीन शिफ्टेड नाउ। होपफुली हम उसमें अब दूसरे साइड भी काम शुरू कर रहे हैं, अर्थ वर्क चल रहा है। कुछ दिनों में हम उसमें काम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे साइड का भी अंडरग्राउंड वर्क स्टार्ट हो जाएगा। डोडा के गंदू भलीसा इलाके ने 40 साल के तवील वक्फे के बाद भलीसा व्यापार मंडल इंतखाबात के इनेकाद के साथ तारीख रकम की है। ये इंतखाबात सिविल सोसाइटी गंदू भलीसा और जिला इंतजामिया डोडा के इश्तराक से कामयाबी के साथ मुनक़िद हुए, जिसमें 400 से ज़्यादा वोटरों ने अपनी शिरकत दर्ज कराई। नताइज के मुताबिक शेख नवाज को सदर, आरिफ मागरी को नायब सदर और मोहम्मद शब्बीर को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया। कामयाब उम्मीदवारों ने इंतखाबात के इनेकाद में ताउन पर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। ये कामयाब इंतखाब जमहूरी शमूलियत और इलाके की तरक्की के लिए अवाम और इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों का मजहर है। बहुत शुक्रिया अपनी आवाम का करना चाहूँगा, आपके चैनल का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों ने मुझ पर एतमाद रखा और इतना प्यार दिया। ये मेरी जीत नहीं, ये इन्हीं आवाम की जीत है। पूरी आवाम को जिन्होंने मुझे तन मन धन से साथ दिया। एंड तक अभी अंधेरा हो गया है, लेकिन लोगों को इतना प्यार है कि वो अभी भी अपनी घरों की तरफ नहीं गए। इनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इशू सुन के उन पर एक कमेटी बनेगी और मैं
हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि हमारे दुकानदारों के जितने भी मुद्दे हैं वो हल होंगे और रात दिन 4 आवर में काम करूंगा इंशाल्लाह। रियासी जिले के लोगों में कश्मीर तक ट्रेन के जरिए सफर करने के हवाले से काफी जोशो खरोश पाया जा रहा है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे मंसूबे के मुकम्मल होने के बाद अब ट्रेन के फाइनल ट्रायल्स किए जा रहे हैं। रियासी के पहाड़ी इलाके से गुजरते हुए इन ट्रायल्स को देखकर मकामी लोगों में काफ़ी उम्मीदें जागी हैं। वो भी जल्द कश्मीर और दीगर रियासतों तक ट्रेन के जरिए सफ़र कर सकेंगे। मकामी अफराद ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि यह ख्वाब की तरह है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। इस मंसूबे का आगाज़ 2002 में हुआ था और अब दुनिया के सबसे बुलंद रेलवे पुल पर ट्रेन दौड़ रही है। 7 और 8 जनवरी को कश्मीर रेलवे सेफ्टी का दौरा होगा, जिसके बाद ये तय होगा कि कब ट्रेनें चलेंगी। ये लोगों की ट्रैवलिंग के काम नहीं आएगा। कई ट्रेड नेटवर्क्स ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक का ट्रेन का सफ़र जो है अपने साथ लेकर आएगा। कहीं ना कहीं बहुत जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी इस सेक्टर में पैदा होंगी और टूरिज़्म भी बहुत जनरेट होगा। हम देखेंगे कई बार होता था कि बाय रोड जाना बहुत मुश्किल होता था। लोग कहीं ना कहीं श्रीनगर, ऐसे तो बहुत क्राउड है श्रीनगर में, पर कुछ क्राउड जो रह जाता था वो जो है दूरी की वजह से भी रह जाता था, पर अब ट्रेन के माध्यम से वो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और आज नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू रेल डिवीज़न का उद्घाटन किया और चंद दिनों में ही यहाँ से इस ट्रैक से जो है जो कटरा से लेकर के श्रीनगर तक जो रेल गुजरने वाली है। और रियासी वासियों के लिए बहुत हर्ष का विषय इसलिए भी है क्योंकि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज जो है, चिनाब ब्रिज जो है, वो रियासी ज़िले के अंदर है। उसको लेकर के भी टूरिज़्म के नए क्षेत्र जो हैं उसमें भी विकास होगा। अब जब जैसे आप देख रहे हैं कि ये कटरा वैष्णो देवी का धाम है, पूरे देश भर के यात्रु यहाँ पर जो है तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। साथ ही साथ अब वो श्रीनगर भी जाएंगे। रियासी वासियों के लिए भी श्रीनगर जो रोड से लेकर के बहुत लंबा सफ़र हम लोगों को लगता था, तो अब हम ट्रेन में बैठ करके यहाँ से श्रीनगर की यात्रा बहुत चंद घंटों में ही कर पाएंगे। अभी जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है रेलवे का, हमारे यहाँ पे अभी ट्रेन जो स्टार्ट होने वाली है, हम बहुत ही खुश है उसको लेके, क्योंकि सर इसमें जो है हमारे युवा को नौकरियाँ दी जाएगी। उसके साथ साथ हम पहले बहुत ही हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता था जब हम बाय रोड जाते थे। हम महीने में या आप कह सकते हैं एक बार तो चक्कर लगता ही लगता है, लेकिन बहुत मुश्किलें हमें मतलब नेशनल हाईवे पे बहुत से मतलब कई बार पस्सी आ जाना या कई बार ट्रैफिक की वजह से बहुत मुश्किलें देखनी पड़ती थी। अब 26 से शायद हम ट्रेन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं कश्मीर को। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी ने नौशहरा में वाक़ मुक़द्दस गुरुद्वारे का दौरा किया। उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 398वें जन्मदिन की तक़रीबात में शिरकत की। अक़ीदतमंदों और आवाम से खिताब करते हुए उन्होंने दिली मुबारकबाद पेश की और इस बाबरकत मौके पर अमन, हम आहंगी और खुशहाली की दुआ की। कुलकला गांव के गुरुद्वारा साहब में सिख पंथ के 10वें गुरु गोविंद जी का प्रकाशोत्सव बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहब में सुबह सवेरे शब्द कीर्तन का एहतमाम किया गया और इसके बाद अरदास के बाद वसी लंगर का इनेकाद किया गया, जहां पर संगत ने प्रसाद का लुत्फ उठाया। इस प्रोग्राम में वजीर प्रोफेसर गारू राम भगत और पिछले सरपंच गुरदीप सिंह सैनी समेत दीगर लोग भी शरीक हुए और तमाम मुल्क वालों को गुरु गोविंद जी के प्रकाशोत्सव की मुबारकबाद दी। वजीर ने इस मौके पर कहा कि गुरु गोविंद जी ने मुल्क और धर्म की हिफाजत के लिए अपना सारा खानदान कुर्बान किया और हमेशा जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। साहिब कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है। कूल कलां की संगत बड़े हर्षोल्लास कन्नै मनाए करती है और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे संसार की संगत मनाए करती है। गुरु प्यारी साध संगत बड़े चाव कन्नै मनाए करती है और गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का सारा हिंदुस्तान देन नहीं दे सकता। उन्हें सरबंस वारिया गुरु प्यारी साध संगत जी भी मनाए करते हैं और प्रकाश दिहाड़ा भी सही प्रकाश जोड़ा गुरु साहिब का होया 22 दिसंबर 1666 मगर अकाल तख्त तो हुक्म होए दा जिहदे करने आप 5 जनवरी की हर साल मनाते, हर साल की तरह मनाए करते। पुंछ में 10वां गुरु गोविंद सिंह जी का 398वां प्रकाश उत्सव बड़े ही जोशो खरोश से मनाया गया। इस मौके पर
जिला गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की जानिब से शहर के गुरुद्वारा सिंह सभा में मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। गुरुद्वारे में कीर्तन दरबार सजाया गया। इसमें ज़िले के अलावा दीगर रियासतों से आए रागी और धाड़ी जत्थे गुरबानी पर मबनी कलाम पेश करते हुए लोगों को महसूस किया। तमाम लोगों को अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूं और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे खास करके यही हिदायत दी थी कि उनकी तरफ से तमाम पुंछ की जो हमारी सिख बरादरी है उनको बहुत बहुत मुबारकबाद दें और ये दुआ करें कि आने वाला जो वक्त है जम्मू कश्मीर का वो बेहतर हो और आने वाला जो वक्त हमारे नौजवानों का, हमारे बुज़ुर्गों का, दोस्तों का, साथियों का है, हम सब दुआ करें कि बेहतरीन और अमन चैन से गुजरे। वाह प्रगटियो मर्द गंबड़ा वरियाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरचेला। सब तो पहला मैं गुरु गोबिंद सिंह पातशाह दे प्रकाश पुरब दी समूह पहुंचदी संगत नूं बिना मजमू विरत लख लख बधाई देंदा हां। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के मौके पर अनंतनाग में तकरीबात का इनेकाद किया गया। सबसे बड़ी तकरीब गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहब सिंह सभा में मुनक्किद हुई, जिसमें सिख बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शब्द कीर्तन पेश किया गया और ख़ास लंगर का भी एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान मुल्क की खुशहाली और जम्मू कश्मीर में क़याम अमन के लिए खुसूसी दुआएं की गई। आज जिस तरह आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में आज 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पुरब, जिसको हम बर्थ एनिवर्सरी पूरी दुनिया में मना रहे हैं, और इसी सिलसिले में आज जो विशेष प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में वो हुटमड़ा में हो रहा है। इन्हीं गुरु जी का जन्म पाटलिपुत्रा, जिसको आज मॉडर्न डे पटना हम कहते हैं, पटना साहिब में हुआ था। और अगर हम बात करें गुरु जी की टीचिंग्स की, आजकल के दौर में गुरु जी ने, अगर हम गुरु जी की बात करें, गुरु जी ने हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ी, जो जबरन और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और हमें चाहिए कि आजकल के दौर में भी हमें गुरु जी की टीचिंग्स पे चलने की बहुत ज़रूरत है। हम अपने दसम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म उत्सव इस गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह सभा पिंड हुटमरा में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मनाए जा रहे हैं। आज से 3 दिन पहले हमने श्री अखंड पाठ साहब जी आरम्भ किए थे और आज उसका भोग, उसके उपरंत कीर्तन, कथा विचार जो बाहर से आई साध संगत श्रवण कर रही है। बाहर से आई साध संगत के लिए हमने आज के इस महान पर्व पर लंगर प्रसाद तैयार किए हैं, जो बड़ी श्रद्धा और प्यार से लंगर प्रसाद बांटा जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जयंती राजौरी में मजहबी जोशो खरोश और खुशी के साथ मनाई गई। इस मौके पर छठी पातशाही गुरुद्वारा राजौरी में खुसूसी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। गुरु गोबिंद सिंह जी अपनी आला अखलाकियात, खुसूसियात, क़ुव्वत और महारत के लिए मशहूर थे। पैगाम जो है पूरे हिंदुस्तान में भी जरूरत है। आज लोग जो हैं वो आज लोग बटे जा रहे हैं। अब कोई हिंदू है, कोई अपने मुस्लिम कह रहे हैं, कोई अपने सिख कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले गुरु जी ने क्या है, इंसानियत शब्द का बड़ा धर्म है। आज हिंदुस्तान में भी इंसानियत की जरूरत है, इंसानियत की जरूरत है। सरहदी गांव में गुरु गोबिंद सिंह जी के 398वें प्रकाशोत्सव के मौके पर शानदार नगर कीर्तन का इनेकाद किया गया। 5 प्यारों की क़यादत में ये नगर कीर्तन मुख्तलिफ गाँव से गुजरता हुआ गुरुद्वारा में अख्ताम पजीर हुआ। रास्ते में समाजी और मजहबी तंजीमों की जानिब से संगत का इस्तकबाल किया गया और लंगर का इंतज़ाम किया गया। नगर कीर्तन में सिख नौजवानों ने संगत में खूब सराहा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਵਾਰੇ। ਤੂੰ ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਉੱਤੇ 7 ਵਾਰੇ ਤੇ 7 ਵਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਸਰਵੰਸ ਦਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਦਊਗਾ ਤੇਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।
छुछोत गांव में लोसर के मौके पर रिवायती जश्न बड़ी जोशो खरोश से मनाया गया। इस जश्न में अपो अपी यानी दादा दादी की रस्म का खास एहतमाम किया गया, जिसमें गांव के तकरीबन 60 घरों का दौरा किया गया। आज जश्न के आखिरी दिन गांव रंगपुर, मोलोनिया, बासपुर, बांग्ला, लंगड़ियाली, खाना चक, पूर्नबाना और दीगर मकामी इलाकों से आए लोगों ने मुख्तलिफ सकाफती और मजहबी रसूमात जैसे एपेक्स डांस, चाबी डांस, तलवार रक्स, लामा, जगू डांस और ग्यागर अपू का इनेकाद किया। यहाँ पे सारे गाँव वाले जमा होके हमारे जितने भी लोसर के कल्चर जो हमें मतलब पुराने ज़माने से ये चलते आ रहा है, इसको हम आज हमारे आखिरी दिन मनाते हैं। सारे गाँव के बच्चे, औरत, मर्द, बूढ़ा बूढ़ी सारा यहाँ मिल के हम इंजॉय करते हैं आखिरी दिन को। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। जिनको आयुर्वेद सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। कॉन्फ्रेंस हॉल बांडीपुरा में आज मिशन युवा उद्यम जागृति 2 बेस लाइन सर्वे को जिला सतह पर लॉन्च किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह डीसी बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी ने किया। इस मौके पर एडीसी बांडीपुरा, ज्वाइंट डायरेक्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान डीसी बांडीपुरा ने इस मिशन के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि इस वक्त मुख्तलिफ महकमे खुद रोजगार स्कीमें चला रहे हैं और लोगों को इन स्कीमों के साथ ज़रूर जुड़ना चाहिए। मिशन युवा जो जम्मू कश्मीर हुकूमत ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, उसकी बेसलाइन सर्वे का आज एक शुरुआती दिन था। तो इसमें हमारी तरफ से जो इन्यूमरेटर्स और जो सुपरवाइजर्स अपॉइंट हुए हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग का सेशन था और साथ में ही जितने भी यहाँ पर बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए भी इसके जानकारी का एक सेशन था। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जो एक्चुअल डेटा रिगार्डिंग अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड या जो बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में मिले, ताकि जो सरकार का टारगेट है कि 1,70,000 जो एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना है, उन एंटरप्राइजेस को एस्टैब्लिश करना है और 4.5 लाख के करीब नई जॉब्स क्रिएट करनी है, वो टारगेट हम पूरा करें। मेन चौक बडगाम में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हुआ जब एक आवारा कुत्ते ने अचानक हमला करके 18 लोगों को जख्मी कर दिया। जख्मियों को फौरी तौर पर जिला अस्पताल बडगाम मुंतकिल किया गया, जहां इनका इलाज जारी है। एक जख्मी की हालत तशवीशनाक होने पर इसे मजीद इलाज के लिए श्रीनगर भेज दिया गया। वाकई के बाद म्यूनिसिपल काउंसिल बडगाम ने कार्रवाई शुरू कर दी और आवारा कुत्तों को काबू में लेने की कोशिश जारी है। अवाम ने इंतजामिया से अपील की है कि आवारा कुत्तों की बढ़ती तादाद पर काबू पाने के लिए फौरी कदम उठाए जाए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में हम मौजूद है और कुछ देर पहले बडगाम मेन चौक में पागल कुत्ते ने तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको काटा है, जिनको जख्मी किया है और उसके बाद उनको इस हॉस्पिटल यहाँ पर पहुँचाया गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया गया है। बताया जा रहा है इनमें से एक जो पेशेंट है उसकी इंजरी जो थी वो क्रिटिकल थी, जिसको रेफर भी किया गया SMHS हॉस्पिटल। लेकिन हम आपको बता दें क्योंकि बडगाम मेन चौक में ये वाक़या पेश आया और तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको पागल कुत्ते ने काटा। और मेरे साथ यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी है। सर मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर अभी केस आया मेन चौक बडगाम में, क्योंकि बिजी एरिया रहता है, वहाँ पर पागल कुत्ते ने लोगों को काटा। कितने पेशेंट्स आपके पास आए और किस तरह का ट्रीटमेंट आपने दिया? करीब 18 पेशेंट्स यहाँ गए, सबको ट्रीटमेंट मिल गया। उसमें से एक को हमने रेफ़र किया फर्स्ट पर स्पेशलिटी कंसल्टेशन प्लास्टिक सर्जरी के लिए, बाकी सारे स्टेबल हैं। तो किस तरह कोई चैलेंज था उनको ट्रीट करने में या नहीं? हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पूरा वैक्सीन अवेलेबल है, स्टाफ भी डेडिकेटेड है और
बस यही होता है कि पैनिक में पेशेंट आता है, 17-18 पेशेंट जब एक साथ आते हैं तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। सर क्योंकि कई सारे केस में हमने देखा कोई ऐसे केस होता है जिनको डॉग मतलब करीब से जाता है या और हम कहेंगे उनके कपड़ों को टच करता है, लेकिन उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं करता। क्या कुछ एडवाइजरी होती है अगर इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं? नहीं, जो भी अगर कोई इवन अगर कोई भी माइनर इंजरी होगी या कोई भी बाइट होगा या तो उसको इमीडिएटली नियरेस्ट जो भी सेंटर होगा, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर रिपोर्ट करना चाहिए एंड ही शुड गेट इम्यूनाइज्ड फॉर दिस। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, ये यहाँ का जो हॉस्पिटल है बडगाम का, आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि मेन चौक बडगाम में ये वाक़या पेश आया था जहाँ पर जो पागल कुत्ता है उसने तकरीबन 18 जो लोग हैं उनको काटा है, उनको ज़ख्मी किया है, जिसके बाद उनको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बडगाम में रेफ़र किया है। यहाँ पर उनका इलाज हुआ। हालांकि जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कहा एक जो पेशेंट है उसकी सीवियर क्रिटिकल इंजरी थी, जिसके बाद उसको यहाँ पर हालांकि ट्रीटमेंट तो किया गया लेकिन उसे रेफ़र करना पड़ा SMHS हॉस्पिटल। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। तराल कस्बे में आवारा कुत्तों ने लोगों में खौफ व हरास का माहौल पैदा किया है। बस स्टैंड के आसपास कुत्तों की मौजूदगी की वजह से लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मकामी लोगों ने आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए इनको हटाने का मुतालबा किया। ये हूं ज्यादा गमित यह तरन फिक्री कत पे अन्न कमो इलाकों पे योर सोजान गाड़ियां लदित ये त्रावान जन सुबह बच्चे ट्यूशनस नेरान मस्जिद मज नमाज पढ़ने नेरान वारिया दिक्कत गसान अत मज कि वत ते पकान हून यपी लाड़न यपी लाड़न। मेहरबानी कर गवर्नमेंटस अपील कर खास कर म्यूनसिपल कमेटी त्राल अत कुन दियो तवज्जो ज्यादा पहन, सह गई तुहद मेहरबानी। जन बडगामिस मज 15 नफर होनो खे, अगर खुदा न खास युथी वाक़ ये गो तमिक जिम्मेवार कुस रोज तो। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और काबीना वजीर जावेद अहमद डार ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है, ना ही राजभवन के साथ कोई टकराव की सूरत हाल है। सरकार अवाम के साथ किए वादों पर कायम है और मुकर्रर वक्त के अंदर सरकार तमाम वादे पूरे करेगी। आगा सैयद रुहुल्लाह और पार्टी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। अगर PDP BJP के साथ हाथ नहीं मिलाती तो आज कश्मीर के ये हालात नहीं होते। तीखा सवाल भी ये है कि जिस तरह लोग कह रहे हैं कि सरकार में ठीक ठाक नहीं है, अगर आपने जो वादे आवाम के साथ किए अगर वो पूरे नहीं हुए, अगर ये टकराव का सिलसिला जारी रहा या दिल्ली से आपके जो है राब्ते ठीक नहीं रहे, क्या वो वक्त आ जाएगा जब आप पहले ही दस्तबरदार हो जाएंगे सरकार से? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हम लोग हार मानने वालों में से नहीं, हम लोग कमिटेड हैं और एक लीडर ऐसा नहीं होता जो हार पहले ही मान। हम क्यों हार माने? हमारी तरफ से कोशिश है, हमने मुश्किलात का सामना किया और ये सब चीज़ हासिल की जो आज से 1 साल पहले नामुमकिन लग रहा था। असेंबली इलेक्शन होंगे नहीं, जैसे स्पेकुलेशन हो रही थी कि अब तो कभी होगा ही नहीं, मगर हुए। आज सरकार है, आज आप एक मिनिस्टर को रूबरू इंटरव्यू ले रहे हैं, आज आपके MLAs हैं, डिस्ट्रिक्ट रिव्यू में बैठते हैं, वहाँ अपनी वॉइस से बात करते हैं, अफसरों को अकाउंटेबल बना रहे हैं। आज हम अफसरों को हिदायत दे रहे हैं। 1 साल पहले ये कहाँ मुमकिन था? एक सिस्टम था, उस सिस्टम को थोड़ा ठीक करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक ट्रैक से हटके था, एक माइंडसेट था, मैं तो कहूँगा माइंडसेट एक था। अब उस माइंडसेट को, अब पॉपुलर सरकार है, इस माइंडसेट में लाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, मुझे और 1-2 महीने सब्र कर लीजिए, इंशाल्लाह रहमान सारा ठीक हो जाएगा। हार मानने वालों से नहीं हम लोग हैं, जो हमने कमिटमेंट लोगों के साथ की है, जो अपने मैनिफेस्टो में डाला है, आप यकीन रखिए और इत्मीनान रखिए, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह रहमान पाई तकमील तक पहुँच। तो कहा जा रहा है कि रिजर्वेशन के मामले पर पार्टी के अंदर कुछ इख्तिलाफात हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। और इस हवाले से जो ऑनरेबल CM ने परसों मीडिया इंटरेक्शन के दौरान जो कहा है, वही कॉन्फ्रेंस का वही जो है वही सोच है और वही हमारा स्टैंड। तो चलिए इस बुलेटिन